नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ नया सवेरा का ये बहुत ही खास अंक लेकर हम हाजिर हैं। अगले 1 घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन अपडेट्स और आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज दिन भर काफी ज्यादा खबरें हैं जो कि सुर्खियों में रहने वाली हैं और अगले 1 घंटे तक आपके साथ रहूंगी मैं जया सिन्हा और आंचल। बिल्कुल जया ने बिल्कुल सही कहा। सुप्रभात सभी दर्शकों को, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज वो भारत दौरे पर हैं। क्या कुछ खास होने वाला है, इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आपको बताएंगे। 9 से 10 हमारा खास शो भी इसी पर रहेगा और साथ ही वेबिनार्स की जो श्रृंखला चल रही है, आज महिला सशक्तिकरण पर प्रधानमंत्री बात करने वाले हैं सुबह 10 बजे, इस पर भी होगी बात। लेकिन सबसे पहले यहाँ डालते हैं टॉप स्टोरीज यानी कि सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज आज करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। व्यापक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर होगी चर्चा। व्यापार, निवेश, रक्षा, शिक्षा और ऊर्जा जैसे विषयों पर भी हो सकती है बातचीत। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विषय है जलवायु संकट से निपटने की स्थानीय क्षमता। 1000 से ज्यादा अधिक लोग सत्र में होंगे शामिल। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर पीएम मोदी आज करेंगे पोस्ट बजट वेबिनार। बजट में घोषित प्रावधानों को लागू करने की रणनीति बनाने में मिलेगी मदद। शराब नीति घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को आज अदालत में पेश करेगी ईडी। रिमांड पर लेने की होगी कोशिश। सिसोदिया की जमानत याचिका पर भी आज दिल्ली की अदालत में सुनवाई। जर्मनी के हैम्बर्ग चर्च में अंधाधुंध फायरिंग, 6 लोगों की मौत, कई जख्मी। मारे गए लोगों में हमलावर की मौत की भी आशंका। और खेल की खबरों में भारत ऑस्ट्रेलिया अहमदाबाद टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन। मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में लगाए 4 विकेट पर 255 रन। सीरीज में भारत 2-1 से आगे। और नया सवेरा में आइए शुरुआत कर लेते हैं देश भर की कुछ खास खबरों के साथ। बिल्कुल, और बात करते हैं आज एक बहुत अहम खबर की जो कि जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्लेटफॉर्म यानी कि NPDRR के तीसरे सत्र का उद्घाटन करेंगे। क्या है ये, आइए जानते हैं कि इसका विषय है जलवायु संकट से निपटने की स्थानीय क्षमता। यहाँ होने वाली चर्चा के दौरान मंत्रालयों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकाय, शैक्षणिक संस्थान, गैर सरकारी संगठन, PSU और समुदायों के बीच आपदा प्रबंधन से जुड़ी कार्य प्रणालियों को मुख्य धारा में लाने के लिए इस मंच के द्वारा मदद मिलेगी। गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित NDPRR में ये सभी संस्थान शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में NPDRR का राष्ट्रीय मंच है। इसका पहला सत्र 2013, दूसरा 2017 में आयोजित किया गया था। इस साल होने वाली इस बैठक में विचार विमर्श के बाद सरकार को वर्ष 2030 तक भारत को आपदा प्रतिरोधी बनाने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आज सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के जो विजेता हैं उनको भी सम्मानित करेंगे। साथ ही NPDRR में केंद्रीय मंत्री, राज्यों के आपदा प्रबंधन के जो मंत्री हैं, सांसद, स्थानीय निकायों के प्रमुख, विशिष्ट आपदा प्रबंधन एजेंसियों के प्रमुख, शिक्षाविद, निजी क्षेत्र के संगठन, मीडिया, नागरिक समाज संगठन के प्रतिनिधि सहित 1000 से अधिक विशिष्ट अतिथि इसमें शामिल होंगे। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधाकर दास जुड़ गए हैं। सुधाकर, सुप्रभात आपको। जब भी हम किसी प्राकृतिक आपदा या फिर इस तरह की कैलामिटी के बारे में बात करते हैं तो उसका प्रबंधन और उसे समझना बेहद जरूरी है।
कैसे जोखिम कम होगा, कैसे हम इससे निपट पाएंगे आने वाले 2030 में, कैसे हम एक सुदृढ़ प्रणाली को हम अपने बीच लेकर आएंगे, उस लिहाज से आज का ये जो सत्र है वो बहुत अहम है। बिल्कुल, देखिए, और अचल बीते 9 वर्षों में खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व संभालने के बाद आपदा को लेकर जिस तरह से भारत संवेदनशील बना है, जिस तरह से इंस्टीट्यूशन स्थापित किए गए हैं, कोऑर्डिनेशन बढ़ा है, उसका परिणाम है कि आज पहले से ज्यादा जिंदगियां हम बचा पाते हैं। और आज हमने देखा कि ऑपरेशन दोस्त जब तुर्की और सीरिया में चलाया गया तो पूरी दुनिया ने देखा कि एक फर्स्ट रेस्पॉन्डर के तौर पर भारत कितना प्रभावशाली भूमिका में है। तो एक तरह से दुनिया को भी एक सीख दे रहा है। निश्चित तौर पर अगर सीधे तौर पर इस सम्मेलन को देखें तो इसका मकसद यही है कि आपदाओं को हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन इसका जोखिम कम से कम हो, बेहतर तैयारी के साथ हम रिस्पॉन्ड कर सके, तो उसके लिए क्या कुछ करने की जरूरत है। इस सम्मेलन से पहले देश भर में 19 इस तरह के अलग अलग वर्कशॉप भी आयोजित किए गए थे और खासतौर से जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए जो खतरे हैं आपदा के, चाहे वो अतिवृष्टि हो सकती है, ज्यादा गर्मी की बात हो सकती है, बिजली गिरने की बात हो सकती है, ऐसे इलाकों में बाढ़, जहां पहले बाढ़ नहीं आती थी, शहरों की बात हो सकती है, शहरों में आज फ्लडिंग की बात हो जाती है। तो ये तमाम चीजें जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए जो खतरे आ रहे हैं, उन खतरों से निपटने के लिए किस तरह की तैयारी हो, तो इस तीसरे सत्र में खास तौर से उसकी बातचीत होगी। तो निश्चित तौर पर पीएम मोदी का क्या कुछ मार्गदर्शन होता है। आपको याद होगा कि उन्होंने 10 सूत्रीय एक तरह से एजेंडा भारत के सामने रखा था, दुनिया के सामने रखा था, और उसमें एक इम्पोर्टेंट एजेंडा, ये टास्क ये भी था कि स्थानीय स्तर पर लोगों को कैसे मजबूत किया जाए, उनको कैसे इन खतरों के बारे में अवगत कराया जाए, उनको कैसे तैयार किया जाए। तो जरूर इस सम्मेलन का भी वही मकसद है कि जलवायु परिवर्तन के खतरों के बारे में जानकारी देते हुए तो स्थानीय स्तर पर लोकल रेजिलियंस है उसको कैसे मजबूत बनाया जाए। तो उस लिहाज से काफी अहम सम्मेलन कह सकते हैं। बिल्कुल सुधाकर, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किस तरह से स्थानीय लोगों पर, स्थानीय स्तर पर किस तरह से और भी ज्यादा वहां पर सहयोग या पूरा एक तरह की एक ऐसी प्रणाली हम विकसित कर सकें कि कम से कम जाने गए, जिसका आपने जिक्र किया। हाल ही में जिस तरह से ऑपरेशन दोस्त की बात हो, या फिर अगर हम बात करें भारत की बाढ़ग्रस्त इलाके हो, या फिर जोशीमठ हाल ही में जिस तरह का उदाहरण सामने लेकर आया और कैसे तुरंत कार्रवाई के साथ वहां पर रेस्क्यू किया लोगों को, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो वहां पर हाईलाइट होंगे। किस तरह से आगे की रणनीति बन सकती है, कैसे और भी ज्यादा बेहतर की जा सकती है, हमारी जो एक्शन रिस्पांस है, कैसे क्विक एक्शन रिस्पांस की है जो प्रक्रिया है, उस पर खास तौर पर नजर रहेगी। बिल्कुल, देखिए, आपदा का अब 2 पहलू कह सकते हैं। एक तो आप पहले से जो तैयारियां करते हैं आपदा से निपटने के लिए, और दूसरा आपका जो रिस्पांस टाइम होता है, कितनी जल्दी आप कार्रवाई करते हैं अगर कोई आपदा आ जाती है। जोशीमठ की बात करें तो एक तरफ जलवायु परिवर्तन से कहीं जुड़ा हुआ लगता है कई लोगों को, तो कई लोगों को यह भी लगता है कि मैनमेड डिजास्टर्स जो कई बार स्थितियां बनती है, अवैध तौर पर अगर निर्माण की स्थिति बनती है, वो तमाम चीजें, तो दोनों का एक मिला जुला स्वरूप हो सकता है। तो इस तरह के जो तमाम खतरे हैं, क्योंकि आप देखिए इस सम्मेलन में 1000 से भी ज्यादा जो विशेषज्ञ हैं, शिक्षाविद हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो तमाम लोग इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। तो सिर्फ सरकार के स्तर पर ही नहीं, आपदा की तैयारी जो स्थानीय स्वशासन है उसको इन्वॉल्व करने की जरूरत है, स्टेट गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करने की जरूरत है, लोगों में जागरूकता हो तो वो स्तर पर काम हो सके व्यापक तौर पर। तो उस लिहाज से इस सम्मेलन की रूपरेखा रची गई है। प्रधानमंत्री के उद्घाटन के बाद एक मंत्री स्तरीय सत्र होना है जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। 4 पूर्ण सेशन होंगे, इसके अलावा 8 अन्य विषयों को लेकर जो है अलग अलग सेशंस भी होंगे। तो ये एक पूरी कोशिश यही है कि आप इस तरह के जो आने वाले समय में खतरे हो तो उससे निपटने के लिए जो स्थानीय लोग हो पूरी तरह। एक चीज और है सुधाकर, इसमें एक चीज और, आपने जिस तरह से कहा कि आपदा से पहले तैयारी कैसी हो, उसके बाद हम कितनी त्वरित कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन एक अहम इसमें पहलू ये भी है कि उसके बाद पुनर्वास कैसे किया जाए, पुनर्स्थापित कैसे किया जाए, वो बहुत अहम है। हम जानते हैं कि जिस तरह हर साल असम में जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहां पर हमेशा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का रोल बहुत अहम होता है। इसी तरह का कुछ हमने अमरनाथ में जब हुआ तब देखा था। खासतौर पर अगर हम केदारनाथ की बात करें तब भी इस तरह से एनडीआरएफ ने बहुत बेहतरीन काम किया।
पुनर्वास के लिहाज से स्थानीय निकाय और ये तमाम जो संस्थाएं हैं वो कैसे काम करेंगी और लोकल लेवल पर लोगों को कैसे जागरूक किया जाएगा, क्योंकि एनडीआरएफ जब तक पहुंचेगी आप मेंटली कितने प्रिपेयर होते हैं एक आपदा से निपटने के लिए, उस पर किस तरह से काम किया जाएगा? बिल्कुल आंचल, और अब देखिए अभी हाल ही में हमने देखा कि उड़ीसा तट पर कई सुपर साइक्लोन आए। 2000 के समय, साल 2000 में जो सुपर साइक्लोन उस वक्त आते थे, हमने देखा कि हजारों जाने जाती थी। आज हमारी तैयारियों की वजह से इसमें कम से कम जाने जाती है या बिल्कुल ही जाने नहीं जाती हैं। तो एक तरह से आपदा का जोखिम अगर आप कम करके चलते हैं, और ये आप चाहे बिल्डिंग निर्माण में हो या फिर आप जो रास्ते बना रहे हैं उसकी वजह से हो, या फिर आपने जो एक अस्पताल बनाया, बेहतर अस्पताल, वो भूकंप में अगर नहीं ढहा तो तुरंत आप इलाज की व्यवस्था मुहैया करा सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर आपदा प्रबंधन के साथ साथ तुरंत पुनर्वास भी जरूरी है। तो ये तमाम ऐसे पहलू है जिस पर खुलकर इस सेशन में चर्चा हो सकेगी। अहम यह भी है कि आपदा प्रबंधन को लेकर सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार वो भी इस बार साल 2023 के लिए प्रधानमंत्री मोदी प्रदान करेंगे। उड़ीसा का जो डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है उसको मिल रहा है, और लुंगलई का जो फायर स्टेशन है उसको इस बार ये पुरस्कार दिया जा रहा है। तो इस तरह की, माफ कीजिएगा, पहले भी जो प्रोत्साहित करती हैं इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को। निश्चित तौर पर आज एनडीआरएफ ने जो तुर्की में जो काम करके दिखाया है, सिर्फ दुनिया भर में जो सराहना मिलती है, तो उससे भी आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए लोगों का उत्साह बढ़ता है। और जो 2030 में हम प्रतिरोधी बनने के लिए अपना मार्ग प्रशस्त करेंगे, उसका ब्लूप्रिंट किस तरह से तैयार किया जाएगा सुधाकर? क्योंकि हम जानते हैं कि ये तमाम जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं इन पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। क्या तैयारी स्कूल लेवल से भी शुरू की जाएगी ताकि इन कैलामिटीज को समझने में परिपक्व होकर हम त्वरित कार्रवाई कर सके, खासतौर पर रियल टाइम तरीके से? बिल्कुल, देखिए, और एक इसमें पीएम मोदी ने जो 10 सूत्रीय एजेंडा दिया था, उसमें एक अहम एजेंडा ये भी था कि जो यूनिवर्सिटीज को एक तरह से आपस में कनेक्ट किया जाए, स्टडी के लिए कनेक्ट किया जाए, तो साथ ही साथ जो वॉलंटियर्स तैयार करने की जो क्षमता है उसको विकसित किया जाए। और देश भर में इसको लेकर गृह मंत्रालय के निर्देशन पर काम हो रहा है। इस तरह के वॉलंटियर्स जो तुरंत कार्रवाई कर सके, तो वो और भी जो वॉलंटियर्स उसको तैयार कर सके। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर कोई आपदा आए और उसमें आप दिल्ली से कोई मदद भेजे तो तक बहुत देर हो जाएगी। तो कोशिश यही है कि स्थानीय स्तर पर देश के हर जिले में इस तरह का तंत्र हो, स्कूल्स की बात हो, कॉलेजेस की बात हो, वहां इस तरह के वॉलंटियर्स हो, लोगों को इस बारे में जानकारी हो, लोग जो अपना घर बनाते हो उसमें इस तरह की सुविधाएं मौजूद हो कि आपदा का जोखिम कम से कम कर सके। तो उसके साथ साथ ही टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा सके, लोगों को जागरूक करने में, खतरों के प्रति आगाह करने में, कम्युनिकेशन में, तो तमाम चीजों में टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा सके। तो एक मिली जुली कोशिश से, सबके प्रयासों से 2030 में जो आपदा प्रतिरोधी भारत को बनाने का जो विजन 2047 के तहत ये लक्ष्य रखा गया, तो वो मुमकिन हो सकता है। बीते 9 वर्षों में हमने देखा है कि इस तरह का एक तंत्र लगातार भारत में विकसित हो रहा है, राज्यों के स्तर पर विकसित हो रहा है। जैसे गुजरात जैसे राज्य इसमें एक प्रभावी भूमिका निभा रहा है, तो बाकी राज्यों को भी उन कदमों को एक तरह से कह सकते हैं रेप्लिकेट करने की जरूरत है। बिल्कुल। तो 2030 तक कैसे आपदा को लेकर हम और ज्यादा बेहतर तैयार हो सकते हैं, स्थानीय लेवल पर, लोकल लेवल पर किस तरह से और ज्यादा मजबूती बढ़ाई जा सकती है, सक्रियता बढ़ाई जा सकती है, बेहद महत्वपूर्ण सत्र एनपीडीआरआर का आज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर, फिलहाल इस जानकारी के साथ हमसे जुड़ने के लिए। बिल्कुल, और वक्त छोटे से ब्रेक है, ब्रेक के बाद आकर जानेंगे क्रिकेट डिप्लोमेसी के जरिए किस तरह से रिश्ते जो हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के और प्रगाढ़ हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। भारत में ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और भी अधिक महसूस हो रहा है।
प्रतिवर्ष गर्मी की तीव्रता बढ़ती जा रही है। यह मनुष्य द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के अधिक उत्सर्जन का भी प्रभाव है। भविष्य में गर्मी के कुप्रभाव रोकने के लिए हमें तुरंत कदम उठाने होंगे। अधिक स्थानीय पेड़ लगाकर हरियाली बढ़ाएं। सूखी पत्तियां, फसल अवशेष और कचरे को जलाना पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। जल स्रोतों का संरक्षण, वर्षा जल के संरक्षण द्वारा भूजल पुनर्भरण तथा छिद्रित सतहों के उपयोग से पृथ्वी को ठंडा कर गर्मियों में पानी की समस्या को घटाया जा सकता है। कम ऊर्जा की खपत वाले उपकरण, पर्यावरण के अनुकूल परिवहन, स्वच्छ ईंधन और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत में निवेश कर ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी को सुनिश्चित किया जा सकता है। समाधान बने, प्रदूषण रोके, पर्यावरण को ठंडा बनाए। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। और क्रिकेट डिप्लोमेसी के बाद अब भारत और ऑस्ट्रेलिया गंभीर मुद्दों पर बात करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता उनके बीच होगी। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा, शिक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित कई विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। दोनों देशों के बीच कई ज्ञापन समझौते पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। पिछले साल दोनों देशों ने एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 2021-22 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $27 बिलियन का था। उम्मीद है कि इस व्यापार समझौते से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2035 तक 45 से $50 बिलियन तक पहुंच जाएगा। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमृतपाल, सुप्रभात आपको। जिस तरह से हमने कल मोटेरा स्टेडियम में दोस्ती की उस पिच पर ऐसे चौके छक्के लगते हुए देखे क्रिकेट डिप्लोमेसी के जरिए, आज अगर हम बात करें दिल्ली की, तो किस तरह से आप देखते हैं, खासतौर पर जब हम नवीकरणीय ऊर्जा की बात करते हैं, व्यापार की बात करते हैं, साथ ही साथ बात करते हैं रणनीतिक साझेदारी की, वो और कैसे प्रगाढ़ होगी आने वाले समय में? कहा आंचल आपने कि कल क्रिकेट डिप्लोमेसी के बाद आज हैदराबाद हाउस जो नेशनल कैपिटल है उसमें पार्टनरशिप कैसे, जो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं दोनों देश, तो इसको कैसे आगे लेके जाया जाए, खास करके क्रिटिकल एरियाज जैसे डिफेंस, मिनरल्स, कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक, आपने एजुकेशन की बात की, रिन्यूएबल एनर्जी की बात की, और ट्रेड टाइज को कैसे बूस्ट दिया जाए। आपने जैसे कहा कि $27 बिलियन का ट्रेड है आपका अभी तक का, इसको इसमें कैसे इसको बढ़ाया जाए, खास करके एजुकेशन के सेक्टर में, मोबिलिटी के सेक्टर में, क्रिटिकल मिनरल्स के सेक्टर में, दोनों कंट्रीज कैसे कोऑपरेट करें जॉइंट प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी लेवरेजिंग के लिए। तो ट्रेड के लिहाज से आप अलग अलग जो मैंने क्षेत्र कहे उनमें कैसे अपनी पार्टनरशिप को अगले लेवल तक लेके जाएं। फिर दूसरा इस रिश्ते का पहलू स्ट्रेटेजिक है, इंडो पैसिफिक में आप अपनी कोऑपरेशन कैसे बढ़ाएं। कल हमने देखा कि प्रधानमंत्री अल्बनीजी INS विक्रांत पर गए और उसके बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि हमारा डिफेंस पार्टनरशिप और ब्रॉडन और डीपन हो सकता है। तो उन्होंने एक्सरसाइज मालाबार की बात की। तो दोनों मिलिट्रीज के बीच, खास करके नेवीज के बीच में एक एक्सचेंज और जॉइंट एक्सरसाइजेस की हिस्ट्री है, बायलैटरल लेवल पर भी, ट्राइलैटरल लेवल पे, मल्टीलैटरल लेवल पे बेसिकली भी है। तो इसको और इंक्रीज कैसे किया जाए, एशिया पैसिफिक को सिक्योर, इंडो पैसिफिक को सिक्योर करने के लिहाज से, तो ये अहम बिंदु रहेंगे आज की जो वार्ता है दोनों प्रधानमंत्री और उनकी डेलीगेशंस के बीच में। अमृत, जिस तरह से हमने देखा है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, तो जो पावर का ध्रुवीकरण हुआ है उसके बाद व्यापारिक जो रिश्ते हैं कई देशों के वो इफेक्ट हुए हैं। उस लिहाज से ये जो विजिट है ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री की, वो कितनी अहम आप मानते हैं, खासतौर पर जब हम बात कर रहे हैं कि 9वां बड़ा साझेदार है भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार में?
देखिए, आप ठीक कह रही हैं आपके जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स की डिसरप्शन इस युद्ध के चलते काफी हुई है और इसका इम्पैक्ट दुनिया भर में हुआ है, डेवलप देशों पर भी और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज पर तो बहुत ही ज्यादा हुआ है। करीब 75 ऐसे देश हैं दुनिया भर में जहां वो डेट स्ट्रेस से डील कर रहे हैं। अच्छी बात दोनों मुल्कों की ये है कि ये रिलेटिवली इंसुलेटेड रहे हैं इन सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन से, क्योंकि रीजनल लेवल पर इन्होंने अपनी जो ट्रेड लिंकेजेस हैं वो स्ट्रेंथन की। दोनों देशों के प्रधानमंत्री जब आज बैठेंगे और जो क्रिटिकल वार्ता है वो करेंगे, एनुअल लेवल समिट करेंगे, तो ये वो एसेंशियली इस रेजिलियंस को और कैसे मजबूत किया जा सके उसकी राह तलाशेंगे, सिर्फ बायलैटरली नहीं पूरे रीजन के लिहाज से। तो क्योंकि ये दो बड़ी इकोनॉमीज हैं जिनका ट्रेड पोटेंशियल काफी है, जब ये आपस में ट्रेड करते हैं, आपका पूरा साउथ ईस्ट एशिया पास थ्रू करता है उस पाथवे से। बहुत इंपॉर्टेंट शिपिंग लेन्स हैं जो इस एरिया से पास करती हैं, तो उसका जो फॉल आउट इफेक्ट है या ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो बाकी इकोनॉमीज, रीजनल इकोनॉमीज पर भी पड़ता है। तो दोनों ही देश इस बारे में अवेयर हैं और इसकी जो क्षमता है या इसकी जो स्कोप स्केल है उससे अवेयर हैं और ये देखना चाहेंगे आज के कैसे जो रिंकल्स हैं उनको आयरन आउट किया जाए और इस प्रोसेस को अगले पड़ाव तक लेके जाया जाए। एरियाज जैसे मोबिलिटी में उन्होंने म्यूचुअल रिकग्निशन ऑफ डिग्रीज की बात की है। ऑस्ट्रेलिया में आप जानती हैं कि लेबर शॉर्टेजेस काफी हैं, उसमें भारत एक रोल अदा कर सकता है। उनकी कंपनी से इंडियन एजुकेशनल डिग्रीज को रिकग्नाइज कर रही हैं जी। और वहीं इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है उनके लिए स्टूडेंट्स। डीकन्स यूनिवर्सिटी अब पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी होगी जो यहाँ पर आकर अपना कैंपस खोलेगी, तो वो उस लिहाज से इन एरियाज में खास करके एजुकेशन और मोबिलिटी के एरियाज में पार्टनरशिप का काफी बड़ा स्कोप है जो दोनों साइड्स रियलाइज करती हैं। उस पर उसको और कैसे एक्सपैंड किया जाए उसकी निटिंग-ग्रिटीज और कॉन्टूर्स वर्कआउट करेंगे। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि जो व्यापार है वो बेहद अहम कड़ी है दोनों देशों के बीच में। लेकिन जिस तरह से अमृतपाल आपने इसका भी जिक्र किया, कल INS विक्रांत पे भी उन्होंने विजिट किया, जो दोनों देश किस तरह से आगे एक मिलिट्री एक्सरसाइज करते नजर आएंगे, साथ में इसका रूल लेकर भी बात हुई। तो ऐसे में क्वाड की अगर हम बात करें इस तरह से, अभी हमने देखा हाल ही में जिस तरह की मीटिंग रही राजधानी दिल्ली में, जो रायसीना डायलॉग में जहां पर क्वाड सदस्यों की बातचीत रही, उस लिहाज से भी क्या क्वाड में किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, इन तमाम चीजों पर भी आज बात हो सकती है? आपका रिलेशनशिप जो स्ट्रेटेजिक है क्वाड, उसका बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है। जया, आपने ठीक कहा कि जब विदेश मंत्री क्वाड के जब ये लोग रायसीना डायलॉग के लिए आए थे तो वहां उससे पहले इन्होंने इनके विदेश मंत्रियों ने क्वाड की बैठक की। अब चाइना का जो एक राइजिंग थ्रेट है वो पूरे रीजन के लोग के जो देश हैं वो रियलाइज करते हैं। आप बायलैटरली भी पार्टनर करते हैं, पर आप देखें अमेरिका तो चले ज्योग्राफिकल डिस्टेंस पे बैठा है, पर आप जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंडो पैसिफिक के 3 कोनों पे बैठे हैं। पर ये रिलेशनशिप इंटरेस्टिंग इसलिए है कि जापान, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया जिस लिहाज से चाइना को देखता है, ऑस्ट्रेलिया का नजरिया चाइना की तरफ वैसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के कंसर्न्स हैं, स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स हैं, पर चाइना एक बड़ा मजबूत ट्रेडिंग पार्टनर भी है ऑस्ट्रेलिया का। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप जब बायलैटरली उनसे बात करते हैं तो उसके कॉन्टोर्स अलग हैं, उस बातचीत के, उस वार्ता के। जब आप मल्टीलैटरल फोरम पे करते हैं, क्वाड जैसी फोरम पे, तो आपकी स्ट्रेटेजिक कंसर्न ज्यादा हैं। इन दोनों को ब्लेंड कैसे किया जाए, ये एक इंटरेस्टिंग अप्रोच है जिसको दोनों देश रियलाइज भी करते हैं और उसकी आगे की राह भी तलाशते हैं। विरोधाभास नहीं है, पर कन्वर्जेंसेस जहां आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं
उसको तलाशने की राय। तो मेरे ख्याल से अब ये जो बायलैटरल मीटिंग है, पेनी वोंग और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर 2 बार मिले हैं पिछले 1 महीने में ही, और आज जब प्रधानमंत्री स्तर पर बात होगी तो जो उन्होंने एग्री अपॉन किया है आगे का रोड मैप, उसको आगे कैसे फॉर्मलाइज करके स्ट्रेंथन किया जाए और उसकी समीक्षा जरूर ली जाएगी और उसकी रूपरेखा एक तरीके से फॉर्मलाइज की जाएगी। भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों की नई इबारत आज लिखी जाएगी दिल्ली में। इस पर और भी हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे 9 बजे। फिलहाल अमृत, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खबरों में आगे बढ़े तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी पोस्ट बजट वेबिनार करेंगे। आज का विषय है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। महिला, बाल विकास और ग्रामीण विकास मंत्रालय इस वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं। वेबिनार का उद्देश्य महिला उद्यमियों के सतत विकास के बारे में मंथन करना है। इससे केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषित प्रावधानों को लागू करने की रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और बाल विकास मंत्री गिरिराज सिंह भी इस सत्र में मौजूद होंगे। उद्घाटन सत्र में के बाद ब्रेकआउट सत्रों में 3 विषयों स्वयं सहायता समूह को बड़े व्यावसायिक उद्यमों में विस्तारित करने, प्रौद्योगिकी और वित्त का लाभ उठाने तथा बाजार एवं व्यवसाय विस्तार पर विचार विमर्श किया जाएगा। वेबिनार में मॉडरेटर, डोमेन विशेषज्ञ तथा संबंधित क्षेत्र के वक्ता शामिल होंगे। वेबिनार के प्रतिभागियों में सरकारी अधिकारी, महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्य, कृषि टेक कंपनियां, अकादमिक संस्थान, वाणिज्य और उद्योग मंडलों के सदस्य सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज ईडी की ओर से अदालत में पेश किया जाएगा। ईडी की कोशिश है कि वो अदालत से सिसोदिया को रिमांड पर ले ताकि उनसे सवालों के जवाब लिए जा सकें। दिल्ली आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर ईडी ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक सिसोदिया अपने जवाब में टाल मटोल कर रहे हैं और जांच में सहयोग भी नहीं कर रहे। सीबीआई पहले ही सिसोदिया को गिरफ्तार कर चुकी है और फिलहाल वो तिहाड़ जेल में बंद हैं। कल जब जेल में ही ईडी उनसे पूछताछ के लिए पहुंची तो सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। फिर ईडी की ओर से उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई। सिसोदिया पहले से ही दिल्ली शराब पॉलिसी में कथित भ्रष्टाचार के मामले में 26 फरवरी को गिरफ्तार किए जाने के बाद से तिहाड़ में बंद हैं। और तिहाड़ में बंद मनीष सिसोदिया को लेकर बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर फिर से एक गंभीर आरोप लगाए। सिसोदिया के गिरफ्तारी के बाद ऐसा लगता है जैसे भ्रष्टाचारियों में एक ऐसी दहशत दिख रही है कि वो जो लोग कभी अन्य भ्रष्टाचारियों को गाली देते रहते थे, आज वही अरविंद केजरीवाल उन्हीं भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे लोगों को गले लगाने के लिए बहुत आतुर दिख रहे हैं। और दिल्ली की आबकारी नीति में गड़बड़ी के तार तेलंगाना तक पहुंचे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की विधायक बेटी और बीआरएस नेता के कविता पर भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। ईडी इसी मामले में 11 मार्च को के कविता से पूछताछ करने वाली है। कविता ने कहा कि वो ईडी से सहयोग करेंगी, लेकिन इस दौरान कविता ने केंद्र पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया है। To the original ED summon, we will completely side with them, support with them, because we understand the obligations of the government and the agencies. We will 100% support them. तो बीआरएस नेता के कविता ने इन आरोपों पर बीजेपी ने भी फौरन पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और उसे उजागर होना चाहिए। केसीआर परिवार ने हर दिन हमारे खिलाफ गलत प्रचार कर रहे। तेलंगाना में केसीआर पार्टी का, केसीआर सरकार के खिलाफ आम जनता आज आवाज उठा रहे। बीआरएस सरकार आने वाले इस साल में जो असेंबली चुनाव होगा, किसी भी हालत में केसीआर हारने वाला है। तेलंगाना जनता तय किया है। ये परिवार राज, भ्रष्टाचार राज, एक डिक्टेटरशिप, ये निजाम राज
मजलिस के साथ मिलकर राज करने वाले वो सरकार हमारे को नहीं चाहिए। और हमारे साथ इस वक्त विकास सारथी जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। विकास, सबसे पहले मनीष सिसोदिया की बात कर लेते हैं। आज उनको अदालत में पेश किया जाएगा ईडी की ओर से, क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है, क्या कुछ रहेगी कार्रवाई और एजेंडा रहेगा? उनको और ज्यादा बातचीत, उनकी और ज्यादा पूछताछ के लिए मेरे ख्याल से रिमांड की कोशिश होगी। बिल्कुल, देखिए ईडी ने उनसे 2 राउंड पूछताछ की थी तिहाड़ जेल के भीतर ही। पहले मंगलवार को 6 घंटे पूछताछ की गई और कल 8 घंटे पूछताछ के बाद ईडी ने उनका फॉर्मल अरेस्ट दिखा दिया है और आज उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई थी राउज एवेन्यू कोर्ट में। लगभग 2 बजे के आसपास वो मामले पर सुनवाई होनी है, लेकिन अब ईडी ये कहेगी कि वो मनीष सिसोदिया की कस्टोडियल इंटेरोगेशन चाहती है, इसीलिए उनको एक कस्टडी हैंडओवर की जाए। तो मनीष सिसोदिया की मुश्किलें खत्म होती नहीं दिख रही हैं। 14 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है, इसीलिए कस्टोडियल इंटेरोगेशन जरूरी बताते हुए कल ही ईडी ने गिरफ्तारी का ऐलान कर दिया था जी। तो आज अगर मनीष सिसोदिया की कुछ उम्मीदें रही होंगी कि राउज एवेन्यू कोर्ट से उनको जमानत मिल सकती है आज की सुनवाई में, तो वो एक तरीके से धराशायी होती दिख रही है, क्योंकि ईडी जब कस्टडी मांगेगी पूछताछ के लिए तो बिल्कुल कोर्ट उनकी कस्टडी देगा। कितने दिनों की कस्टडी देगा, ईडी कितने दिन की रिमांड मांगती है, ये 2 बजे के बाद साफ हो पाएगा। और दूसरी मुसीबत इसमें मनीष सिसोदिया की ये है कि पीएमएलए के कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिनमें आरोपी को यह साबित करना होता है कि वो पूरी तरह से इनोसेंट है और उसने किसी भी तरह के हवाला ट्रांजैक्शन में या किसी तरह के धन शोधन में वो शामिल नहीं था। तो इसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो एक्यूज पर या जिस व्यक्ति के खिलाफ चार्जेस लगा रही है एजेंसी, उसके ऊपर आ जाता है। इसीलिए मनीष सिसोदिया की मुश्किलें आज जरूर बढ़ी। बिल्कुल, और ये जो पूरी जांच की आंच है, हमने देखा विकास की कैसे वो तेलंगाना तक पहुंची, इसमें के कविता के रोल को भी बहुत अहम बताया जा रहा है। जिस तरह से पिल्ले की गिरफ्तारी के बाद ये कहा गया कि ये जो पूरा हम कह सकते हैं एक सेंटर हेड इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ जो तार है वो तेलंगाना तक जाते हैं, उस लिहाज से भी के कविता का रोल इस पूरे मामले में बहुत अहम है। बिल्कुल आंचल, इसमें एक साउथ ग्रुप की बड़ी चर्चा थी इस पूरी एक्साइज पॉलिसी में कि ये कौन से व्यापारी हैं, कौन से व्यवसायी हैं जिनको जो लगातार यहाँ पर दिल्ली सरकार के पास जो भी आबकारी नीति के तहत उनको ज्यादा आवंटन हो रहा है लाइसेंसेस का। तो साउथ ग्रुप के ये जो बिजनेसमैन थे, ये कुछ खास कंपनियों के बीच एक कड़ी के तौर पर काम करते थे, ये आरोप है एजेंसियों का। और वहीं से जो पैसा आया है आम आदमी के पार्टी नेताओं पर जो आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने किकबैक्स लिए हैं उन आबकारी लाइसेंसेस के अगेंस्ट, तो वो पूरी जो चक्र है, जो पूरा साइकिल है, उसमें तेलंगाना की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि वहां के कई ऐसे व्यवसायी जो सीधे सीधे शराब के व्यवसाय से नहीं भी जुड़े हैं, उन्होंने एक ब्रिज के तौर पर काम किया शराब व्यवसायियों और दिल्ली सरकार के मंत्री के बीच में। ये आरोप है सीबीआई और ईडी के। इसीलिए जो पूरी जांच है उसमें आप देख रहे हैं कि तेलंगाना के कई व्यवसायी राजनेता फंस रहे हैं। और कल के कविता ने यहाँ पर दिल्ली में आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे ईडी को कल ही पूछताछ करनी थी, लेकिन उन्होंने समय मांगा, जिसको ईडी ने स्वीकार करते हुए उनको कहा है कि वो 11 तारीख को पूछताछ में शामिल हो। और उसके बाद उन्होंने कई तरह के आरोप एजेंसी पर लगाए। तो दबाव लगातार बढ़ रहा है जांच का। दिल्ली में तो हो ही चुका है, तेलंगाना में जो जिन लोगों पर आरोप है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, चाहे वो व्यवसायी हों, वो भी भारी दबाव में है। और इसीलिए आपने देखा कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कविता ने एक तरफ ये तो कहा कि वो जांच में पूरी तरह सहयोग करेंगे, लेकिन उन्होंने बहुत सारे आरोप भी लगाए एजेंसी से। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सिसोदिया पर लगातार संकट के बादल मंडराते हुए और जिस तरह से के कविता को कल ईडी के सामने पेश होना है, तो किस लिहाज से आगे ये पूरी कार्रवाई जो है वो रूप लेगी, इस पर आप नज़र बनाए रखिएगा। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो इस बड़ी खबर पर भी हमारी नज़र रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CISF कर्मियों को उनके स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने अपने ट्विटर संदेश के माध्यम से कहा, CISF कर्मियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। हमारे सुरक्षा तंत्र में CISF की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे महत्वपूर्ण और रणनीतिक बुनियादी ढांचे सहित प्रमुख स्थानों पर 24 घंटे सुरक्षा मुहैया कराते हैं। CISF कर्मियों को उनके पेशेवर दृष्टिकोण और कड़ी मेहनत के लिए जाना जाता है। आज सशस्त्र सीमा बल की 59वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस अवसर पर लखीमपुर खीरी स्थित SSP की 3वीं बटालियन में वर्षगांठ समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में वर्षगांठ परेड का भी आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक खबर वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार सभी पैन कार्ड धारक महिलाओं को 1 लाख की नकद राशि प्रदान कर रही है। इस दावे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी लगाई गई है। वीडियो के थंब में लिखा है, पत्नी के पास पैन कार्ड है तो खाते में मिलेगी 1 लाख रुपए की नकद राशि। बड़ा मौका, करें आवेदन। योजना फॉर यू नामक YouTube चैनल के एक वीडियो में ये दावा किया जा रहा है। अगर इस दावे की सच्चाई की बात करें तो ये दावा पूरी तरह से फर्जी है। PIB फैक्ट चेक ने इस दावे का खंडन किया है। अपनी जांच पड़ताल के बाद लोगों को सावधान करते हुए PIB फैक्ट चेक ने बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से पैन कार्ड धारक महिलाओं के लिए ऐसी कोई भी योजना नहीं निकाली गई है। महिलाओं को 1 लाख रुपए देने को लेकर ये फर्जी जानकारी फैलाई जा रही है। PIB ने भी इस दावे को खारिज किया है। अगर आपके मोबाइल में भी ऐसी कोई पोस्ट या फिर वीडियो आया है तो इस पर भरोसा ना करें। और जब भी इस तरह की खबरें आती हैं तो सरकार की ओर से फौरन उसका जवाब दिया जाता है। इसके लिए आप भी हमें संपर्क कर सकते हैं। हम तक पहुंचने का रास्ता आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो सोशल मीडिया @pib.gov.in, साथ ही टेलीग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं @PIB फैक्ट चेक। इसके जरिए आप तमाम फर्जी खबरों की सच्चाई जान सकते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को डॉक्टर कर्ण सिंह द्वारा लिखित किताब मुंडक उपनिषद का विमोचन अपने निवास पर किया। इस मौके पर कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्तमान में लोकतंत्र के मंदिर में आए दिन होने वाले व्यवधान चिंता का विषय है। If I observe silence on this orchestration by a member parliament outside the country, which is ill-premised, unwholesome, motivated, I would be on the wrong side of Constitution. It will be constitutional culpability and outrage of my oath. How can I sanctify a statement that mics in Indian Parliament are put off? How dare anyone pick up courage to say so? Has there been ever illustration? Yes, we did have a dark chapter of our political history. Proclamation of emergency. The darkest period which any democracy can suffer. The Indian democratic polity has now matured. और देश भर की कुछ और अहम खबरें देख लेते हैं जल्दी। गोवा के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। आग के बढ़ते कहर पर काबू पाने के लिए वायुसेना ने MI-17 हेलीकॉप्टर तैनात किया। बॉम्बे बकेट ऑपरेशन के तहत नौसेना और प्रशासन के साथ मिलकर आग बुझाने के प्रयास जारी। वायुसेना ने MI-17 हेलीकॉप्टर
से आग प्रभावित जगहों पर 22,000 लीटर पानी का छिड़काव किया। दुर्गम इलाकों में चलाए जा रहे इस जटिल अभियान के पास के तालाब से पानी लेकर प्रभावित क्षेत्रों में छिड़काव किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अहमदाबाद नगर निगम और अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण के विभिन्न विकास कार्यों का ई लोकार्पण करेंगे। गृह मंत्री की ओर से अहमदाबाद को समर्पित की जाने वाली एएमसी और एयूडीए परियोजनाओं में नए स्मार्ट स्कूल, एक नया ओवरब्रिज, पेडेस्ट्रियल सबवे, वरिष्ठ नागरिक सह मनोरंजन पार्क, ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन और 5 आंगनबाड़ी शामिल हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज दिल्ली में बांस क्षेत्र के विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला में शामिल होंगे। कार्यशाला में 5 तकनीकी सत्र होंगे। इनमें बांस उद्योग के विशेषज्ञों की प्रस्तुतियों के साथ साथ बातचीत के सत्र भी शामिल। असम विधानसभा का बजट सत्र आज गुवाहाटी के दिसपुर में शुरू होगा। सत्र 5 अप्रैल तक चलेगा और इसमें 14 बैठकें होंगी। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र शुरू होगा। नवनियुक्त राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया सदन को संबोधित करेंगे। राज्य के वित्त मंत्री जनता नियोग 16 मार्च को बजट पेश करेंगे। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। आरबीआई के सीएम पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मौसम के मुताबिक खान पान बदलना हमारी परंपरा है। हल्का और पौष्टिक भोजन गर्मी के दिनों में सेहत अच्छी रखता है। अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल और सब्जियां शरीर को ठंडा रखते हैं। प्याज का सलाद और नमक जीरे वाला कच्चा आम जैसे पारंपरिक उपचार तापघात को रोकते हैं। ताकत देने वाले प्राकृतिक तरल जैसे ORS, नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, आम पन्ना, मूंग का पानी पिएं। शराब, चाय, कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक टालें। अत्यधिक नमक, मसाले, तला हुआ और उच्च प्रोटीन वाला भोजन टालें। बासी खाना न खाएं। मांसाहारी लोग तले या लाल मांस की जगह भुना हुआ मांस खाएं। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है और आइए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। खबर जर्मनी से, जहां के हैम्बर्ग शहर में एक चर्च में गोलीबारी की घटना सामने आई। हमले में 6 लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए हैं। हैम्बर्ग पुलिस ने कहा कि हमले के कारणों के जांच के लिए अभी देखा जा रहा है कि किस वजह से हमले हुए हैं और पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को पकड़ने में जुटी हुई है। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को मौके पर तैनात किया गया। जर्मनी की एक समाचार एजेंसी ने कहा कि गोलीबारी की घटना के बाद आसपास के सड़कों को बंद कर दिया गया। हैम्बर्ग के मेयर ने हमले में मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। और दुनिया भर की कुछ और खबरें फटाफट। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने टैक्स के नियमों में बदलाव किया है। जो बाइडेन ने आर्थिक रूप से मजबूत लोगों पर टैक्स की सीमा में बढ़ोतरी की है। जो बाइडेन ने कहा कि अगले 10 वर्षों में राजकोषीय घाटे को $3 ट्रिलियन से भी कम किया जाएगा। वहीं रिपब्लिकन सांसदों ने जो बाइडेन के टैक्स नियमों की आलोचना की है। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में मिसाइल्स और ड्रोन्स की बौछार कर दी। इन हमलों में कम से कम 9 नागरिकों की मौत हुई है। इन हवाई हमलों में ब्लैक सी बंदरगाह, कीव और खार्किव में इमारतों और बुनियादी ढांचे को बुरी तरह प्रभावित किया। देश के प्रमुख शहरों में बिजली गुल। नाइजीरिया के लागोस में एक ट्रेन ने बस को टक्कर मार दी। हादसा शहर के इकेजा एक्सेस में एक बस स्टॉप पर हुआ। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हादसे में 74 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। बस चालक ने ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ने की कोशिश की थी।
पूर्वी कांगो में चरमपंथियों ने कम से कम 36 लोगों की हत्या कर दी। बेनी शहर में कांगो सेना के प्रवक्ता के अनुसार इस्लामिक स्टेट समूह से संबंध रखने वाले एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस के एक विद्रोही ने उत्तरी किवू प्रांत के मोकोंडी गांव में नागरिकों की हत्या कर दी और झोपड़ियों को जला दिया। और पेरिस में लेदर फ्री फैशन के लिए रैंप पर घोड़े नजर आए। एक लेदर फ्री फैशन शो का आयोजन किया गया पेरिस में, जहां पर मॉडल्स के साथ साथ रैंप पर घोड़े भी नजर आए। और अब बात कारोबार जगत की। वाहनों की ढुलाई से रेलवे रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रहा है। भारतीय रेलवे ने पिछले 1 साल में ऑटोमोबाइल यातायात में 60% की वृद्धि की। परिवहन का एक स्वच्छ माध्यम होने के कारण रेलवे ने न केवल ऑटोमोबाइल उद्योग बल्कि वाहनों को लंबी दूरी तक के परिवहन में वो मदद करता है, इसलिए कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के अवसर देता है। इसलिए वाहनों की ढुलाई में रेलवे की उल्लेखनीय प्रगति। केंद्र ने डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 की औपचारिक रूपरेखा की पेश। सरकार इंटरनेट बिचौलियों के लिए सेफ हार्बर प्रावधान को हटाने पर कर रही है विचार। मसौदा अप्रैल में आ सकता है और संसद में अंतिम मंजूरी के लिए पेश किए जाने से पहले लगभग 45 से 60 दिनों के लिए इसे सार्वजनिक विमर्श के अन्य चरणों से भी गुजरना होगा। ऊर्जा मंत्री ने आने वाले मौसम में बिजली की अधिक मांग को पूरा करने समेत विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उनका अनुमान है कि इस वर्ष बिजली की सर्वाधिक मांग अप्रैल में 229 मेगावाट रह सकती है। और आइए अब देखते हैं खबरें खेल जगत से। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गवास्कर सीरीज का चौथा मुकाबला अहमदाबाद में खेला जा रहा है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट पर 255 रन बना लिए। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी रही और ट्रेविस हेड और उस्मान ख्वाजा ने पहले विकेट के लिए 61 रन जोड़े। हेड 32 रन बनाकर अश्विन का शिकार बने। लाबुशेन को मोहम्मद शमी ने बोल्ड किया। इसके बाद स्टीवन स्मिथ और उस्मान ख्वाजा ने पारी को आगे बढ़ाया। स्मिथ 38 रन बनाकर आउट हुए। पीटर हैंड्सकॉम को 17 के स्कोर पर मोहम्मद शमी ने आउट किया। इसके बाद ख्वाजा ने कैमरून ग्रीन के साथ मिलकर रन बनाना जारी रखा। इसी बीच ख्वाजा ने अपने शतक को पूरा किया। दिन का खेल खत्म होने तक उस्मान ख्वाजा 104 और कैमरून ग्रीन 49 रन बनाकर नाबाद रहे। और आइए देखते हैं खबरें सिने जगत से। फिल्म तो झूठी में मक्कार का रिलीज के दूसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 4 करोड़ 70 लाख से ज्यादा रहा। रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। दक्षिण कोरिया फिल्म डेसिबल आज भारत में हो रही है रिलीज। डेसिबल एक अर्बन टेरर एक्शन फिल्म है। शाहरुख खान की फिल्म पठान की छठे सप्ताह भी अच्छी कमाई जारी। भारत में फिल्म ने 537 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। भोजपुरी फिल्म हर हर गंगे देश भर में होगी रिलीज। फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली भाषा में रिलीज किया जाएगा। अभिनेता संजय मिश्रा की फिल्म लोहरदगा आज रिलीज हो रही है। संजय मिश्रा ने कहा कि फिल्म दुनिया के सामने माओवादियों का एक अलग नजरिया पेश करती है। दूसरी फिल्म द चैलेंज का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। अंतरिक्ष में शूट की गई पहली फीचर फिल्म है द चैलेंज। सलमान की फिल्म टाइगर 3 में शाहरुख खान के सीन की प्लानिंग में 6 महीने लगे। शाहरुख अप्रैल के अंत में मुंबई में एक्शन सीक्वेंस के लिए 7 दिन की शूटिंग करेंगे।
और आइए देखते हैं मौसम का मिजाज, देखते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या है आपके राज्य में। और नगरी नगरी द्वारे द्वारे, लता मंगेशकर की सुरीली आवाज में मदर इंडिया फिल्म का ये गीत अगर आपको संस्कृत में सुनाया जाए तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। लेकिन संस्कृत में बॉलीवुड के सदाबहार गीतों की हमारी साप्ताहिक प्रस्तुति अगर आप देख रहे हैं तो ये आपके लिए आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। पेश है डीडी न्यूज के संस्कृत कार्यक्रम वार्तावली के एल्बम से एक और मधुर गीत। आप चाय की चुस्कियों के साथ इनका आनंद लीजिए, क्योंकि नया सवेरा में अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। तब तक मुस्कुराते रहिए, सशक्त रहिए। नमस्कार। नगरे नगरे द्वारे द्वारे अन्वेष्यते मया भरता, प्रेमी प्रेमी रटन्तहन्तु सञ्जाता प्रमत्ता, नगरे नगरे द्वारे द्वारे अन्वेष्यते मया भरता। दुःखिन्याः सौभाग्ये, दुःखिन्याः सौभाग्ये, पलं पलं मे मनः रोदति उच्छलिता द्रुघटिका, नगरे नगरे द्वारे द्वारे अन्वेष्यते मया भरता। समागता लोचनयो नीत्वा स्नेहस्य काकानिद्रा, स्नेहस्य काकानिद्रा, यामि द्वे नेत्रजले नीत्वा पराभूय सर्वा आशाः, पराभूय सर्वाशाः, जगतः मेले जीवनस्य पोटलिका वैलुण्ठिता, नगरे नगरे द्वारे द्वारे अन्वेष्यते मया भरता। दर्शनस्य द्वे क्षुधिते नेत्रे नहि स्वप्स्यत आजीवनम्, नहि स्वप्स्यत आजीवनम्, वियुक्तभरतः त्वत्कारणतः रात्रिशूरो दिशाम्यहम्, रात्रिशूरो दिशाम्यहम्।